साथियों नमस्कार। सबसे पहला तो मैं एक अनाउंसमेंट है मेरा कि 2 दिन से जो वीडियो हम नहीं डाल पा रहे थे, कुछ हमारे कंप्यूटर में टेक्निकल फॉल्ट हो गया था, जिसकी वजह से हम वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आप लोग इतना इंश्योर रहिए कि अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं होगा तो मैं रेगुलर एटलीस्ट अभी कोशिश करूंगा कि रोज़ मैं वीडियो डालूं, नहीं तो अल्टरनेट डे तो निश्चित ही डालूंगा। लेकिन कभी ऐसा अगर टेक्निकल फॉल्ट हो गया या हम कभी आउट ऑफ स्टेशन हो गए तभी इस तरह का इशू आएगा, वरना मैं मतलब कमिटेड हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग इस चैनल एक और रिक्वेस्ट है मेरा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर दिया कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट के बल पे ही हम लोग इस चैनल को और अच्छा बना पाएंगे और छात्र हित में इसको हम लोग ज़्यादा उपयोगी बना पाएंगे। खासकर ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि आपको अगर अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार से कुछ इसमें परिवर्तन चाहिए तो ज़रूर अपना कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, उस हिसाब से हम अपना परिवर्तन को इंश्योर करेंगे। एक बात तो आज हम लोग अपने लेक्चर की चौथे कड़ी में हैं और आज हम लोग क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 ऐसे यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल्स हैं जो डबल मेम्ब्रेन हैं, यानी 2 मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, 2 मेम्ब्रेन, एक आउटर और एक इनर। इसमें न्यूक्लियस है एक, जिसको हम पढ़ा चुके हैं, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया है, उसको भी हम पढ़ा चुके हैं, तीसरा क्लोरोप्लास्ट है, आज हम लोग उसको पढ़ेंगे। एक दूसरी बात, जैसे न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जबकि ये क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, यानी केवल प्लांट सेल्स में पाया जाएगा। तो आज हम लोग इसको पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इससे रिलेटेड कई सवाल आते हैं। यहीं पे प्रकाश संश्लेषण होता है, तो आगे प्रकाश संश्लेषण को लेकर भी हम लोग पढ़ेंगे, और जब हम लोग दूसरे चैप्टर में जाएंगे तो आज हम लोग इसके बेसिक स्ट्रक्चर को पढ़ना चाहते हैं कि आखिर क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है। तो ध्यान दीजिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक आउटर मेम्ब्रेन है, दूसरा इनर मेम्ब्रेन है, 2 मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, दूसरा इनर मेम्ब्रेन है। इसके बाद इसमें आप ध्यान दीजिए कि ये जो आप देख रहे हैं ना, मतलब थाइलेक्वाइड है इस तरह से, जैसे रोटी। आप इसको समझिए कि यहाँ पे जिसको हम लोग थाइलेक्वाइड्स लिख रहे हैं, देखिए कई मल्टीपल थाइलेक्वाइड एक साथ जब एक दूसरे पे, यहाँ पे भी मैंने उसको बनाया वापस से, एक थाइलेक्वाइड, दूसरा थाइलेक्वाइड, तीसरा थाइलेक्वाइड, चौथा थाइलेक्वाइड, ये सब मिल करके क्या बनाता है, ग्रेना बनाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि थाइलेक्वाइड एक रोटी जैसा स्ट्रक्चर है, एक रोटी के ऊपर दूसरा रोटी रखते हैं, तो वैसा ही ये समझिए रोटियों का ढेर है ग्रेना। उसमें से एक रोटी को हम लोग क्या बोलेंगे, थाइलेक्वाइड, रोटी कहिए या पूड़ी कहिए। तो आप ये इतना समझ पा रहे होंगे कि एक रोटी को हम लोग थाइलेक्वाइड कहेंगे और जो रोटियों का ढेर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेना। अंतर यही है कि जब आप रोटियों का ढेर लगाते हैं तो एक रोटी दूसरे रोटी से इंटरनली कनेक्टेड नहीं रहता है, जबकि ये इंटरनली यहाँ पे कनेक्टेड रहेगा ट्यूब के माध्यम से। तो एक थाइलेक्वाइड दूसरे थाइलेक्वाइड से इंटरनली कनेक्टेड रहता है, यानी वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करेगा, फर्क ये है। तो आप समझ गए कि थाइलेक्वाइड क्या है। थाइलेक्वाइड एक यूनिट है किसका, ग्रेना का। ग्रेना थाइलेक्वाइड का मतलब स्टॉक कहिए या उसका ढेर कहिए, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से कंपाइल किया हुआ है और वो इंटरनली कनेक्टेड है, ये समझना है। दूसरा एक बात आपको समझना है कि एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लेमेला बोलते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। ये भी कई बार स्ट्रक्चर एक सवाल आता है कि स्ट्रोमा लेमेला क्या करता है। तो स्ट्रोमा लेमेला क्या करेगा, एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से जोड़ेगा। यह भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, जिस तरह से थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, उसी तरह से ये स्ट्रोमा लेमेला भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, जो एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से जोड़ रहा है। चूंकि ये स्ट्रोमा मतलब जो अंदर का जितना सब्सटेंस है उसको हम लोग कलेक्टिवली क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। तो ये ध्यान में रखना है। तो चूंकि ये स्ट्रोमा में ये घूमता रहता है, तो इसीलिए इसको हम लोग स्ट्रोमा लेमेला के नाम से जानते हैं। तो ध्यान में रखना है कि ये क्या करता है, ग्रेना को जोड़ता है। अब एक दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो ग्रेना है वो लाइट रिएक्शन का जगह है, इसी जगह पे लाइट रिएक्शन होता है। फोटोसिंथेसिस में 2 रिएक्शन होता है, अगले स्लाइड्स में मैं बताऊंगा आपको। और जो स्ट्रोमा है वो डार्क रिएक्शन का जगह है। तो स्ट्रोमा के बारे में ये समझना है कि इसके अंदर जितना भी सब्सटेंस है सब कलेक्टिवली क्या कहलाता है, स्ट्रोमा कहलाता है।
और जो मतलब थाइलेक्वाइड का कंपाइल किया हुआ है वो क्या कहलाएगा, ग्रेना। ग्रेना जो है वो लाइट रिएक्शन का स्थान है, या थाइलेक्वाइड लाइट रिएक्शन का स्थान है, जबकि स्ट्रोमा डार्क रिएक्शन का स्थान है। ये लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस के दो रिएक्शंस हैं, जिसमें दो अलग अलग प्रक्रिया चलती है, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। इसके अंदर में आप देख रहे हैं कि स्टार्च ग्रेन्स कहीं कहीं पाए जाएंगे। चूंकि फोटोसिंथेसिस के बाद स्टार्च बनता है वो कार्बोहाइड्रेट है, इसीलिए इसके अंदर में आपको स्टार्च ग्रेन मिल जाएगा। जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है 70S राइबोसोम और सर्कुलर डीएनए बिना हिस्टोन प्रोटीन के, ये ध्यान में रखिएगा। एक बात समझना है कि ये प्रोकैरियोट के जैसा है। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि प्रोकैरियोट में सर्कुलर डीएनए पाया जाता है बिना हिस्टोन प्रोटीन का, और वहाँ पे 70S राइबोसोम भी पाया जाएगा। ये दोनों स्ट्रक्चर यूकैरियोट के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, कहीं भी इस सवाल आएगा तो आप बहुत आराम से अब कर पाएंगे। यहाँ पे भी हमने ग्रेना बताया है, यही ग्रेना इस जगह पे भी है, तो इसलिए इसमें कोई ज़रूरी का बात नहीं है। ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो कि हमारे लिए मतलब क्लोरोफिल पिगमेंट उसके मेम्ब्रेन पे पाया जाता है। आगे के हम लोग और स्लाइड्स में देखेंगे। तो एक बात ये, तो मुझे लग रहा है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार हम और फिर रिपीट करेंगे, थोड़ा आगे देखते हैं कुछ स्लाइड। अब है कि देखिए, इसको हमको पहले बताना था, चूंकि पहले इसलिए नहीं बताया कि ज़्यादातर बच्चे क्लोरोप्लास्ट पढ़ते रहते हैं, तो इसको शुरू में बताते हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। लेकिन आप समझिए कि ये एक प्लास्टिड ऑर्गेनेल है। क्या है? प्लास्टिड। अब प्लास्टिड 3 प्रकार का होगा, एक क्लोरोप्लास्ट है, दूसरा क्रोमोप्लास्ट है, और तीसरा ल्यूकोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के बारे में अभी हम लोग पढ़े, जो कि हरी पत्तियों में पाया जाता है। यहाँ पे देखिए, इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होगा, यह पत्तियों में पाया जाएगा मेसोफिल सेल में, और ये फोटोसिंथेसिस करता है। ध्यान में रखना है कि क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करता है। आप लोग ज़्यादातर इसी को पढ़ते हैं, आप जितनी भी किताबें पढ़ते होंगे ज़्यादातर आपको यही मिलता होगा, तो इसीलिए मैंने पहले उसको बता दिया। अब आगे क्रोमोप्लास्ट के बारे में जानिए कि क्रोमा मीन्स होता है कलर, और यह भी प्लास्टिड का एक प्रकार है। जैसे कि क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड का एक प्रकार है, उसी प्रकार से क्रोमोप्लास्ट भी एक प्रकार है प्लास्टिड का। अब ये कलरफुल मतलब ये कैरोटीनॉइड पिगमेंट रखेगा, जो कि पौधों के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग प्रकार का कलर देता है। जैसे फूल का इतना कलर देखते हैं, कई पत्तियों का जैसे कोरोटोन है, तो कोरोटन जो पत्ती होता है उसका देखिएगा कितना कलर्स होता है, या जो आपका फ्रूट्स है उसका कितना कलर्स होता है, फ्लावर्स का कितना कलर्स होता है, वो सब कलर इस क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। वह भी एक प्लास्टिड का प्रकार है। एक तीसरा प्रकार है ल्यूकोप्लास्ट, जिसमें कोई भी कलर या कोई भी पिगमेंट नहीं पाया जाता है। इसका काम है कि ये न्यूट्रिएंट को स्टोर करता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? न्यूट्रिएंट को, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करेगा। तो तीनों का काम आप समझ गए। क्लोरोप्लास्ट का काम फोटोसिंथेसिस करना, क्रोमोप्लास्ट का काम पौधों के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग प्रकार का कलर प्रदान करना, और ल्यूकोप्लास्ट का काम है न्यूट्रिएंट को स्टोर करना। ल्यूकोप्लास्ट को थोड़ा हम और एडवांस करके बता रहे हैं, क्योंकि यह भी 3 प्रकार का होता है कि ये इसमें कोई पिगमेंट नहीं पाया जाएगा, ये कलरलेस होता है, और यह न्यूट्रिएंट को स्टोर करता है। ये ध्यान में रखिएगा कि ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम है कि ये न्यूट्रिएंट को स्टोर करता है। और यह 3 प्रकार का होता है, एक एमाइलोप्लास्ट जो कि कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेगा, एक इलियोप्लास्ट जो कि वसा और फैट को स्टोर करेगा, एक एल्यूरोप्लास्ट जो कि प्रोटीन को स्टोर करेगा। तो अब ध्यान दीजिए, जो आपका चावल गेहूं जहां कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है वहां एमाइलोप्लास्ट पाया जाएगा। जो वसा जैसे सरसों का बीज है या जिसमें भी वसा पाया जाता है उसमें इलियोप्लास्ट ज़्यादा पाया जाएगा। जो प्रोटीन कंटेनिंग है जैसे दाल है या सोयाबीन है तो उसमें क्या पाया जाएगा ज़्यादा? एल्यूरोप्लास्ट पाया जाएगा। तो मैं एक बात फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि प्लास्टिड 3 प्रकार के हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस है, पिगमेंट रहित है, इसमें कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता है, और इसका काम है कि न्यूट्रिएंट को स्टोर करता है। और ये 3 प्रकार का होता है, एमाइलोप्लास्ट जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेगा, इलियोप्लास्ट जो कि वसा को स्टोर करेगा, और जो एल्यूरोप्लास्ट है जो कि प्रोटीन को स्टोर करेगा। तो ये ध्यान में रखना है। अब अगला स्लाइड में हम लोग देखें कि जैसे अभी हमने बताया था इसको कि गौर से देखिए, ये थाइलेक्वाइड, एक थाइलेक्वाइड को हम यहाँ दिखाने का कोशिश किए हैं। तो ये एक थाइलेक्वाइड है, थाइलेक्वाइड का ये मेम्ब्रेन है,
ये गौर से देखिए, ये थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन है और ये ल्यूमेन है। ल्यूमेन अंदर का जो छेद, मतलब अंदर का जो एरिया होता है, जो अंदर का स्पेस है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ल्यूमेन बोलेंगे। और ये क्या है, थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन है, थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन है। इसी थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन पे क्लोरोफिल पिगमेंट्स पाया जाता है। ये ध्यान में रखिएगा कि थाइलेक्वाइड के, मतलब थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पे, ये जो देख रहे हैं ना थाइलेक्वाइड का मेम्ब्रेन, यहाँ पे दो लाइन है तो दो मेम्ब्रेन नहीं है, बल्कि इस तरह का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आप स्ट्रक्चर देखते हैं ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखे होंगे, इस तरह का रहता है। तो ये देख रहे हैं, ये इस तरह का, इसीलिए दो लाइन किया गया है। ये एक ही मेम्ब्रेन है, ये सिंगल मेम्ब्रेन है, ये ध्यान रखिएगा, सिंगल मेम्ब्रेन है। उसी मेम्ब्रेन पर क्लोरोफिल पिगमेंट्स धसा हुआ रहता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ये सब जो रहता है, जो फोटोसिंथेसिस में काम करता है, ये ध्यान में रखना है। दूसरा है कि ये फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के वक्त यही पिगमेंट सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है। ट्रैप करने का मतलब ग्रहण करता है। जो सोलर एनर्जी का ग्रहण कौन करता है, क्लोरोफिल पिगमेंट करता है। क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ पाया जाता है, थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पे धसा हुआ रहता है। और ये जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चलती है तो उसी समय में जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा को प्राप्त करने का काम यही क्लोरोफिल पिगमेंट करता है, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो दो तरह से चलता है। एक लाइट रिएक्शन, जिसमें कि लाइट को ट्रैप किया जाता है, जो अभी हम बताइए कि जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो लाइट को ट्रैप करेगा और उससे ट्रैप करके दो प्रोडक्ट बनाता है। उस प्रोडक्ट का नाम अभी बताएंगे आपको। तो जो फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस है वो दो भाग में चलता है। एक को हम लोग लाइट रिएक्शन कहते हैं और दूसरा को हम लोग डार्क रिएक्शन कहते हैं। लाइट रिएक्शन में क्या होता है कि जो सौर ऊर्जा, ये ग्रेना अर्थात थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पे अवस्थित क्लोरोफिल पिगमेंट की मदद से चलता है। ये पिछले हम बताए कि कैसे थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पे क्लोरोफिल पिगमेंट अवस्थित है और वो लाइट रिएक्शन को रन करता है, वो लाइट रिएक्शन को चलाता है। लाइट रिएक्शन के कारण क्या होता है कि जो सोलर एनर्जी है या सौर ऊर्जा है वो ट्रैप होता है, यानी उसका ग्रहण होता है और उसके मदद से एटीपी तथा NADPH2 का निर्माण होता है। अब यही NADPH2 और एटीपी डार्क रिएक्शन में काम आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड के मदद से वो क्या बना लेगा, कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च बना लेगा। तो ये ध्यान में रखना है। और ये जो जिस साइकिल के माध्यम से डार्क रिएक्शन चलता है उस साइकिल का नाम है केल्विन, साइंटिस्ट के नाम पे है, केल्विन साइकिल है। और ये जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोग क्रेब साइकिल पढ़े थे, तो यहीं पे फोटोसिंथेसिस में क्या है, केल्विन साइकिल है। तो ये सब कुछ नाम है जो याद रखिएगा, यहाँ से रिलेटेड सवाल आते हैं। तो आप इतना समझ गए होंगे कि फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन चलता है और डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को एसिमुलेट करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और इस एसिमुलेशन के प्रोसेस में एटीपी और NADPH2 का जरूरत पड़ता है, जो कि लाइट रिएक्शन में निर्मित होता है। और किसके मदद से होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट की मदद से होता है। और ये क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ रहता है, थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पे रहता है। और कई थाइलेक्वाइड जब एक साथ आपस में जमा हो जाता है तब उसको हम लोग ग्रेना नाम देते हैं। तो ये पूरा मतलब समझिए कि मुझे लग रहा है कि आप इसको आसानी से समझ पाए होंगे। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में पाया जाएगा, ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाएगा। और ये भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस के जैसा। और इसमें एक स्ट्रक्चर होता है ग्रेना, जो कि थाइलेक्वाइड का जमावड़ा है, और एक थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, और एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से स्ट्रोमा लेमेला से जुड़ा रहता है। अंदर का जितना सब्सटेंस है सब मिल करके क्या बनाता है, स्ट्रोमा बनाता है, जो कि डार्क रिएक्शन का स्थान है। और जो ग्रेना है वो लाइट रिएक्शन का स्थान है। और स्टार्च ग्रेन्स इसमें मिलेगा और आपको 70S राइबोसोम मिलता है। सर्कुलर DNA है जो कि बिना हिस्टोन प्रोटीन के हैं, यही इसका स्ट्रक्चर है। और इसमें एक और बात, ये प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट।
और क्लोरोप्लास्ट का काम समझ गए आप, उसका डिटेल स्ट्रक्चर भी समझ गए। क्रोमोप्लास्ट विभिन्न प्रकार का कलर प्रदान करता है। ल्यूकोप्लास्ट में कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता, ये न्यूट्रिएंट को स्टोर करता है। और ल्यूकोप्लास्ट 3 प्रकार का होता है, एमाइलोप्लास्ट जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेगा, इलियोप्लास्ट जो कि वसा को स्टोर करेगा, और एल्यूरोप्लास्ट जो कि प्रोटीन को स्टोर करेगा। और ये थाइलेकोइड का मेम्ब्रेन है जिस पे क्लोरोफिल पिगमेंट्स पाया जाता है जो लाइट रिएक्शन चलाता है फोटोसिंथेसिस का। और फोटोसिंथेसिस में 2 रिएक्शन चलते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में सोलर एनर्जी को ट्रैप किया जाता है, उसको ग्रहण किया जाता है और उसके मदद से एटीपी और NADPH2 का निर्माण किया जाता है जो कि केल्विन साइकिल में यूज होता है। और CO2 केल्विन साइकिल में असिमुलेट होकर स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है जो प्रकाश संश्लेषण का प्रोडक्ट है। और इसी में O2 विसर्जित होता है। तो इतना है ये क्लोरोप्लास्ट। और आज के लिए इतना ही। लास्ट में मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि मेरा नंबर 6206692145 है और शाम के 6 से 9 के बीच में आप बात कर सकते हैं। एक आग्रह है कि आप चैनल को शेयर कीजिए और लोगों को बोलिए कि सब्सक्राइब करें। और ये आप लोगों को मैं एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ और आप लोगों के साथ मैं बना हुआ हूँ और अच्छे से मैं पढ़ाऊँगा। और किसी भी प्रकार का परिवर्तन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, कमेंट ज़रूर लिखिए, ये मेरा आग्रह है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।